हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज का सीरीज चला रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट्स कंप्लीट करवा रही हूँ चीज़ों के साथ में, जो भी एक्ट्स एंड यहाँ पर चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट करवाते हुए जा रही हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर आईआर कोड पढ़ रहे हैं 2020 प्लस। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का क्या होता है, इसके अलावा इंडियन लेबर फोर्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको प्रोवाइड किया गया, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमारे पास में जो चैप्टर 2 है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का, ये क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का चैप्टर 2 है, दैट इज बाईपार्टाइट फोरम्स। तो यहाँ पर हम कुछ इंटरनल कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स में हमारी रखी जाएंगी, ताकि हम हार्मनी रखें और जो डिस्प्यूट्स हैं उन्हें हमारे ग्रास रूट लेवल से ही सॉल्व कर ले। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली समझ नहीं आए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 बात किसके बारे में कर रहा है, वर्क्स कमिटी के बारे में। तो वर्क्स कमिटी यहाँ पर एप्लीकेबल कब होगी, जब कोई भी ऐसी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है जहां पर 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उनको एक वर्क्स कमिटी रखनी होगी। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर जो है वो इसको फॉर्म करेंगे। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स की यहाँ पर दोनों की साइड से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, ठीक है। तो वो आपके पास में अब कैसे होंगे, यहाँ पर वर्क रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहेंगे उनको हम कंसल्टेशन में, हमारी जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जिस फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, मान लो वहां पर 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर एक ट्रेड यूनियन जो होगी इसकी, उससे बात कर कर कुछ वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव को सामने लाकर रखना होगा ऑन टेबल, और एम्प्लॉयर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आएंगे जो इक्वल होंगे नंबर में, और तब यहाँ पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। पर्पस क्या है, हम सिंपली ये चाहते हैं कि हमारे पास में ना यहाँ पर सिक्योर कर पाए और प्रिजर्व कर पाए एमिटी, एंड साथ में यहाँ पर अच्छे रिलेशंस रहे हमारे एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में, कोई भी दिक्कत नहीं आए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्यूट था या एक बड़ा भी डिस्प्यूट था मान लो, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप ही खराब हो जाए एम्प्लॉयर और वर्कर की। तो इस वजह से हम यहाँ पर वर्कर्स कमेटी रखते हैं। वर्कर्स कमेटी कब बनाई जाएगी, जब किसी स्टैब्लिशमेंट में 100 या उससे ज्यादा वर्कर्स होते हैं। और कौन से सेक्शन में आएगी, सेक्शन 3। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन 4। ये कब है, ये है ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी। तो ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी अगर आप लोग कॉलेजेस वगैरह में भी देखते थे कि होती थी, राइट। तो यहाँ पर हर एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जहां पर कि 20 या फिर ज्यादा वर्कर्स हैं, उसमें ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी को बिठाया जाता है, ताकि जो भी डिस्प्यूट्स यहाँ पर हमारे इंडिविजुअल ग्रीवांसेस से आ रहे हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो एम्प्लॉयर और वर्कर, ठीक है, दोनों की साइड से इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। दूसरा यहाँ पर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं इस कमिटी के, वो 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो वो कितने हो सकते हैं, 10 या फिर 10 से कम हो सकते हैं। साथ में विमेन वर्कर्स का भी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जितना उनका नंबर है वर्कफोर्स में उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर 1500 मैन है मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप अपनी ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी में 15 रिप्रेजेंटेटिव लेकर आ रहे हो और 100 वीमेन है, फॉर एन एग्जाम्पल 100 से ज्यादा भी हो सकती हैं, 1200 भी हो सकती हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो यहाँ पर कम से कम एक विमेन तो आपकी मीटिंग में होनी ही चाहिए, कमेटी में होनी ही चाहिए, ठीक है। अब आती है बात प्रोसीजर एंड टाइमलाइन की। तो यहाँ पर जिसके भी डिस्प्यूट हैं, ठीक है, एक एग्रीड वर्कर जिनके पास कोई अपना डिस्प्यूट होगा, वो फाइल करेंगे एप्लीकेशन की भाई जीआरसी के पास में, इस 1 साल के अंदर अंदर द कॉज ऑफ एक्शन। मान लो यहाँ पर इनके साथ किसी ने मार पिटाई कर दी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो ऐसे में 1 साल के अंदर अंदर इनको अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना होगा, किसके पास में, जीआरसी के पास में फाइल करना होगा। अब यहाँ पर जीआईसी अपनी प्रोसीडिंग्स को 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करेगी जब इसको एप्लीकेशन रिसीव हुई। अगर वर्कर को लगता है कि भाई जीआरसी ने सही डिसीजन नहीं लिया है, या तो इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पाया 30 दिन के अंदर अंदर, तो एक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कंसिलेशन के लिए। अब कंसिलेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो कहाँ करोगे, कंसिलेशन ऑफिसर के पास में करोगे। कब करना है, 60 दिन के अंदर अंदर।
ठीक है, तो पहला क्या बोल रहे हैं, पहला बोल रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपके एम्प्लॉयर्स वर्कर्स के बराबर हो, किसमें, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी में। दूसरा बोल रहे हैं यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बराबर रहें, और टोटल मेंबर्स जो होंगे हमारे जीआरसी के वो कितने होने चाहिए, वो यहाँ पर 10 या फिर 10 से कम होने चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। तीसरा, विमेन यहाँ पर जो है, ठीक है, तो विमेन वर्क कर रही है तो विमेन का रिप्रेजेंटेशन भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए इस मेंबर्स में, ठीक है, यहाँ पर जो मेंबर्स हमारे आएंगे। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर किसी को अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है तो एप्लीकेशन कब तक फाइल हो जानी चाहिए, 1 साल के अंदर अंदर, जब यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन हुआ था जिसके अगेंस्ट वो ग्रीवांस फाइल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ग्रीवांस फाइल किया गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर जीआरसी को अपना डिसीजन बताना है, और अगर ये डिसीजन सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर जो डिसीजन इन्होंने लिया उससे ये मेंबर खुश नहीं है, तो ऐसी दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पर इनको 60 दिन का टाइम दिया जाएगा कि 60 दिन के अंदर अंदर आप एक कॉन्सुलेटर ऑफिसर से बात करो। अच्छा, इसके अलावा अगर कंसिलेशन भी नहीं हो पाती है इन 60 दिनों में, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका ये देखा जाएगा कि या तो कंसिलेशन पूरी की पूरी फेल हो गई या तो फिर 45 डेज आपके पास हो गए। ठीक है, तो वर्कर अब डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के पास चला जाएगा अपने एडजुडिकेशन के लिए कि भाई मेरे मैटर को रिजॉल्व करो। आगे पूरी कहानी समझ में आ गई ना क्या हुआ। चलो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये दो वर्कर कमिटीज हैं हमारे बाइपार्टाइट फोरम्स में, एक है वर्कर्स और एक है ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी, एंड दोनों के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अब आ जाओ ट्रेड्स यूनियन पर। तो देखो ये लेक्चर तो आई नो बहुत छोटा रहेगा, 5-7 मिनट का हुआ होगा, लेकिन अब ट्रेड्स यूनियन ना मैं आपको एक अलग लेक्चर में समझाऊंगी। वो क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले मैं आपको ट्रेड यूनियन एक्ट अच्छे से पढ़ा दूं, जब मैं ट्रेड यूनियन एक्ट अच्छे से पढ़ा दूंगी उसके बाद बताऊंगी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ये जस्ट इसी के बाद में आ जाएगा लेक्चर। ऑल्सो उस लेक्चर में मैं आपको कुछ भी प्रमोशन से रिलेटेड नहीं बताऊंगी, मैं अभी यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो यूपीएससी का ना हम लोग यहाँ पर ईपीएफओ का पीडीएफ कोर्स लेकर आए हैं। पीडीएफ कोर्स के अलावा यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे जो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी लगा सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि हम ये मॉक्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दें तो वो भी आप हमें टेलीग्राम पर बता सकते हो। साथ में अगर आप चाहते हो कि आप हमसे जुड़ो इन पीडीएफ कोर्सेज के थ्रू, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, rpacademy.co.in पर जाना है और यहाँ पर रजिस्टर कर हमारे ये कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू कनेक्ट करें तो टेलीग्राम से कनेक्ट करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, या तो आप ना टेलीग्राम पर सर्च कर लेना आरपीए एकेडमी। ओके, तो आपको ना हम लोग आरबीआई नाबार्ड इस तरीके से कर ना मिल जाएंगे, चैनल हमारा मिल जाएगा, और एक हमारा अलग से ग्रुप और चैनल है यहाँ पर यूपीएससी ईपीएफओ के लिए, तो आरपीए एकेडमी ईपीएफओ आप अगर सर्च करोगे तो भी हम आपको मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें मैं आपको ट्रेड यूनियन पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।